अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथ पे यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 9 को डिस्कस कर लिया हुआ है। इस वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट डिटेंशन। अब यह आर्टिकल हमें बताता क्या है? यह आर्टिकल हमें बताता है अगर किसी भी शख्स को अरेस्ट करेंगे या डिटेन करेंगे तो उसके साथ फेयर और लॉफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके आगे फर्दर क्लॉजेस हैं। क्लॉज 1 में क्या है? क्लॉज 1 हमें क्या बताता है? क्लॉज 1 प्रोवाइड्स that a person who is arrested must be informed of the grounds of arrest and has the right to consult and be defended by a lawyer of his choice। अब ये क्लॉज हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई भी शख्स होगा जिसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसे ये बताना जरूरी होगा कि उसे किस वजह से अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ साथ उसे लॉयर से मिलने का हक होगा और अपनी पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर से डिफेंस करवाने का भी हक हासिल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कहता है कि क्लॉज 2 रिक्वायर्स दैट एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम। अब हमें पता है अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट होने के बाद क्लॉज 2 इंश्योर करता है कि अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट इजाजत ना दे तो 24 घंटे के बाद किसी को कस्टडी में रखा नहीं जा सकता। मतलब पुलिस अपनी मर्जी से डिटेंशन एक्सटेंड नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या कहती है कि क्लॉज 1 एंड 2 डू नॉट अप्लाई टू पर्संस डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अब इसमें क्या मतलब है कि जो क्लॉज 3 है ये एक इंपॉर्टेंट जो है एक्सेप्शन देता है। क्लॉज 3 कहता है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केसेस पर अप्लाई नहीं होता। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केसेस वो होते हैं जिसमें किसी भी शख्स के किसी भी फ्यूचर एक्शन से मुल्क की पब्लिक मुल्क की सिक्योरिटी को, मुल्क के जो आगे सेफ्टी होती है उसको कोई भी खतरा हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या बताता है? क्लॉज 4 रेगुलेट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज एंड लिमिट्स डिटेंशन बियॉन्ड 3 months विदाउट रिव्यू बाय अ रिव्यू बोर्ड। अब क्लॉज 4 प्रिवेंटिव डिटेंशन को कंट्रोल करता है। इसके मुताबिक प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकती है जो मुल्क की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस, पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल सर्विस के लिए खतरा हो। किसी को भी 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक रिव्यू बोर्ड अप्रूव ना करे। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता डिटेंशन को। अगर हम बात करें कि रिव्यू बोर्ड क्या होता है, रिव्यू बोर्ड का मतलब होता है फेडरल लॉ में बोर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगा और प्रोविजनल लॉज में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा और डिसीजंस मेजोरिटी की ओपिनियन से होगा। इसके बाद आता है क्लॉज 5। क्लॉज 5 रिक्वायर्स दैट द डिटेन पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन विद इन 15 days एंड अलाउड टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव। क्लॉज 5 के मुताबिक डिटेन पर्सन को 15 डेज के अंदर अंदर डिटेंशन की वजह बताना जरूरी है और उसे अपने डिफेंस प्रेजेंट करने का चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बात पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो अथॉरिटी उसे डिस्क्लोज ना करने का डिसीजन ले सकती है। इसके बाद आता है हमारे पास क्लॉज 6। और क्लॉज 6 क्या कहता है? क्लॉज 6 रिक्वायर्स द अथॉरिटी टू प्रोवाइड ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द रिव्यू बोर्ड। इस क्लॉज के मुताबिक अथॉरिटी को रिव्यू बोर्ड को तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, यानी कि केस से रिलेटेड सारे पेपर्स, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, ताकि बोर्ड जो है वो फेयर डिसीजन ले सके। लेकिन इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन भी होती है कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए डेंजरस या सेंसिटिव हो सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी का कोई डॉक्यूमेंट या इंटेलिजेंस रिपोर्ट, तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देकर ये कह सकती है कि ये डॉक्यूमेंट देना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है और फिर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज 7। क्लॉज 7 क्या बताता है? क्लॉज 7 फिक्सेस द मैक्सिमम टोटल पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लॉज 7 जो है ये टाइम फिक्स करता है। पब्लिक ऑर्डर का केस होगा तो 8 मंथ्स होगी और बाकी केसेस में 12 मंथ्स। लेकिन अगर एनिमी एजेंट्स और एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो होंगी उन पर ये वाली जो है ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज 8। और क्लॉज 8 हमें क्या बताता है? क्लॉज 8 empowers द रिव्यू बोर्ड टू डिसाइड द प्लेस ऑफ डिटेंशन एंड सबसिस्टेंस अलाउंस फॉर द फैमिली। इस क्लॉज के मुताबिक जो है रिव्यू बोर्ड डिटेंशन की जगह डिसाइड करेगा। साथ ही रिव्यू बोर्ड ये भी देखेगा कि अगर वो शख्स घर का ब्रेड विनर है तो उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए कितनी रीजनेबल फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास आएगा क्लॉज 9। क्लॉज 9 क्या कहता है? क्लॉज 9 स्टेट्स दैट आर्टिकल 10 डज नॉट अप्लाई टू एनिमी अलायंस। मीन्स एनिमी अलायंस का मतलब क्या होता है? एनिमी अलायंस से मुराद वो शख्स होता है जो पाकिस्तान का सिटीजन ना हो और उस मुल्क का शहरी हो जो पाकिस्तान के साथ जंग या हॉस्टैलिटी में हो, तो उन पर आर्टिकल 10 अप्लाई नहीं होता।
यहाँ पर हमारे आर्टिकल 10 खत्म हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 10A को। इसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। ये आर्टिकल हमें बताता क्या है? आर्टिकल 10A प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड क्रिमिनल चार्जेस। आर्टिकल 10A का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स का सिविल राइट्स का केस होगा या उस पर क्रिमिनल चार्जेस होगा तो उसे फेयर ट्रायल मिलना उसका बेसिक राइट है। फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल जज, प्रॉपर हेयरिंग, एविडेंस का मौका और ड्यू प्रोसेस फॉलो होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर किसी पर क्रिमिनल केस बनाया जाए तो उसे अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का पूरा हक होगा और उसे पूरा लॉयर रखने का भी हक होगा और बिना फेयर ट्रायल के सजा नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर आर्टिकल 10A और 10A मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि स्टेट के पास पावर तो है, लेकिन वो पावर इंसाफ के साथ यूज होनी चाहिए।